तो देखो अपन बात कर रहे थे भाग नंबर 5 की, और भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है? असंघ या केंद्र का। तो आपको पढ़ाया कहाँ तक है? अनुच्छेद नंबर 61 तक पढ़ा दिया, 61 तक पढ़ा दिया। एक बार पीछे का जितना भी आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। देखो तो अपन बात करें भाग नंबर 5, किसका उल्लेख है? संघ। संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार का उल्लेख है। उसके बाद बात आती है कि सबसे पहले अपन को इसमें किसको पढ़ना है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 78 तक किसका उल्लेख है? कार्यपालिका का। उसके बाद देखो अपन ने 61 तक अनुच्छेद पढ़ लिए, 61 तक पढ़े। उसमें देखो अपनी सबसे पहले पढ़ना है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के लिए अपनी ट्रिक आती है क्या? पकानी कोका दुयोदशम। क्या आती है? पकानी कोका दुयोदशम। इसमें देखो पहले आता है पे। पे का मतलब क्या है? राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 52 में। अगला आता है का मतलब क्या है? कार्यपालिका की शक्ति। अगर आपको पूछ ले कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें होती है तो क्या बताओगे? प्रधानमंत्री में। और औपचारिक शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। और अनुच्छेद नंबर कौन से में उल्लेख है? 53। उसके बाद नी से कहते हैं निर्वाचन। निर्वाचन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 54। पूछ ले आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी प्रणाली से होता है तो क्या बताओगे? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली से होता है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 55। इसमें को का मतलब कोटा। कम से कम अगर इतने मत प्राप्त होते हैं तो राष्ट्रपति के मतों की मतगणना होगी। और उसके लिए क्या बताया था आपको? कुल मत अपोन कुल उम्मीदवार +1, और पूरे का ब्रैकेट बंद किया फिर +1। ठीक है। अगर इतने मत प्राप्त होते हैं तो आगे जाके उनके मतों की मतगणना होगी। उसके बाद का मतलब आता है कार्यकाल। तो पूछ ले राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 56 में। और कार्यकाल होता कितना है? 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। अगली बात आती है दू से मतलब दोबारा या पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 57 में उल्लेख है। कौन से में उल्लेख है? 57। एकमात्र राष्ट्रपति जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ है कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद यो का मतलब क्या होता है? योग्यता। योग्यता का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 58। और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। कहने का मतलब 100 MP या MLA उसके पास होने चाहिए। उसके बाद बात आती है किसकी? दय का मतलब होता है दशा, जो एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। उसके बाद बात आती है से का मतलब शपथ। शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 60 में। और पूछ ले राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएगा। उसके बाद बात आती है महाभियोग की। किसकी बात आती है? महाभियोग। महाभियोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 61। अब पूछ ले कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं तो क्या बताओगे? संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेंगे। अब पूछ ले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं तो क्या बताओगे? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित और मनोनीत दोनों। हाँ, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं क्या? केवल निर्वाचित। और उसमें एंग्लो इंडियन भाग लेते हैं नहीं लेते? हाँ, अब वर्तमान में उनका प्रभाव समाप्त हो गया। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन कब होता है? 2019। शाबाश, ठीक है। उसके बाद देखो अब बात करेंगे अपन अनुच्छेद नंबर 62, अनुच्छेद नंबर 62। क्लियर? अब देखो अनुच्छेद नंबर 62। अनुच्छेद नंबर 62 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त। कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? अब सोचें पहले कि राष्ट्रपति का पद रिक्त क्यों हो जाए। एक तो कार्यकाल पूर्ण हो सकते हैं, फिर 5 साल की अवधि पूर्ण हो जाएगी तो पद रिक्त होगा। अब ये तो नहीं है कि 1 मिनट में चुनाव हो जाए, ऊपर नीचे भी हो जाता है, टाइम ऊपर नीचे भी हो जाए। उसके बाद बात आती है मृत्यु। अगर मृत्यु हो जाए आकस्मिक तो भी क्या होगा भाई? अपन को राष्ट्रपति के पद पे किसी ना किसी व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है और उसको अपन खाली नहीं रख सकते। अगली कंडीशन आती है त्यागपत्र। किसी भी कारणवश राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो भी पद रिक्त हो गया। अगली बात आती है निर्वाचन अवैध। कहने का मतलब अगर वोटिंग हुई है और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ होती है तो निर्वाचन क्या हो जाएगा? अवैध घोषित हो जाएगा। उसके बाद बात आती है महाभियोग लगा के भी अपन किसी राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इन सभी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति हटता है तो उसकी जगह कौन आएगा?
तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति है उसको क्या बनाया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्लियर। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो किसको बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या बनाया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल आगे जाके अपन को मिलेगा किसमें, मृत्यु, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति। तो बात आती है देखो, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति कितने होते हैं, दो। एक नंबर कौन होता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पद पे होते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, वीवी गिरी। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, एम हिदायतुल्ला। अब देखो इनकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बनेगा कार्यवाहक, तो उपराष्ट्रपति थे कौन, वीवी गिरी। अब जैसे ही इस पद पे आए तो इन्होंने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद फिर कौन आए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, एम हिदायतुल्ला आते। और उसके बाद क्या हो जाता है भाई, जल्द ही निर्वाचन होता है, और निर्वाचन होते ही उम्मीदवार कौन बनते हैं, वीवी गिरी। और वीवी गिरी उसके बाद क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है 2 नंबर, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति कौन आते हैं, फखरुद्दीन तैयब जी। और देखो अब बात आती है उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, बीडी जत्ती। और इनको फिर क्या बनाया जाता है भाई, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। क्लियर, याद रहेगा। तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले 2 राष्ट्रपति हैं। क्लियर। लिखो अनुच्छेद नंबर 62। ये लिखो, पहले कारण उतार दो, 5 के 5 पहले कारण उतारो। ठीक है, वो तो नहीं लिखा ना एक बार, है ना। हाँ पहले एक कारण उतारो। अब नीचे लिखने, नोट लगा के, अगर पद रिक्त हो जाता है तो, है ना, उसमें क्या करना होगा अपन को, लिखो पद रिक्त। अब पद रिक्त की स्थिति में क्या, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बनेगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक। और उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कौन बनेगा, फिर उसके बाद लिख देना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ये क्या बनेगा, कार्यवाहक, ब्रैकेट में लिख देना कार्यवाहक। समझ में तो आ जाएगा ना, चीजें समझ में आ जाएंगी ना आपको। लिख दिया। अब देखो, नोट किए इसमें एक बात और लिखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होने पर भी, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होने पर भी, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होने पर भी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य, किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। ठीक है। अब लिखो, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति, कार्यकाल के दौरान मृत्यु राष्ट्रपति। अब इसको ऐसे सीक्वेंस से लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूं। 1 नंबर कौन आते हैं, जाकिर हुसैन। कौन आते हैं, जाकिर हुसैन, ऐसे लिखना है। और उस समय उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति और वीवी गिरी। कौन होते हैं भाई, वीवी गिरी। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन होते हैं, एम हिदायतुल्ला। कौन होते हैं भाई, एम हिदायतुल्ला। आप देखो इसको ऐसे लिखना है, समझो एक बार। अब इनको क्या बनाया जाता है, कार्यवाहक। लेकिन ये क्या देते हैं, त्याग पत्र। अब उसके बाद किसको बनाया जाता है, एम हिदायतुल्ला को क्या बनाया जाता है, कार्यवाहक। ठीक है।
ऐसे उतारो, उतार दो साथ साथ में। 2 नंबर, 2 नंबर कौन बनते हैं? फखरुद्दीन तैयब जी बता दिया गया, अली अहमद है। फखरुद्दीन अली अहमद है, फखरुद्दीन अली अहमद। और इस समय उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? बीडी जत्ती। कौन होते हैं भाई? बीडी जत्ती। और फिर इनको क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक। ऐसे उतारना है। हो गया? अब देखो इसके बाद आगे बात आती है, मैंने अनुच्छेद नंबर 53 बताया आपको, जिसमें किसका उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 53, कार्यपालिका की शक्ति। इस चीज को समझो। अपन पढ़ क्या रहे हैं? राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें होती है? प्रधानमंत्री में। औपचारिक शक्ति किसमें होती है? लेकिन अपन को अब पता ये करना है कि राष्ट्रपति की शक्तियां होती कौन कौन सी। औपचारिक होंगी, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्या? राष्ट्रपति की शक्तियां। और पूछ ले राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है तो किसमें बताओगे? अनुच्छेद नंबर 53 में ही बताओगे। आगे क्या बात समझ में क्लियर है? अब बात करेंगे अपन किसकी? राष्ट्रपति की अशक्तियां। राष्ट्रपति की अशक्तियां। अब देखो सबसे पहले 1 नंबर आती है कार्यकारी शक्ति। 1 नंबर कौन सी शक्ति आती है? कार्यकारी शक्ति। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें 2 चीजें आती हैं कार्यकारी शक्ति में। एक तो आती है किसी की नियुक्ति करनी हो, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति, या फिर उसको क्या करना हो? शपथ। या फिर किसी पे हस्ताक्षर करना हो, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? कार्यकारी शक्ति। क्या बोलते हैं? कार्यकारी शक्ति। इसके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो वित्त आयोग, वित्त आयोग के गठन का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग का गठन तब माना जाएगा जब अंतिम रूप से किसके हस्ताक्षर होंगे? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। लेकिन बनाने का काम कौन करता है? वो तो काम तो संसद का है, लेकिन इसकी औपचारिकता ये कि अगर ये साइन करेगा तो उसके बाद किसका गठन हो जाएगा? वित्त आयोग का गठन हो जाएगा। शक्तियां तो हैं, लेकिन कैसी हैं? औपचारिक हैं। ये पता चल रहा है ना साथ साथ में? इसीलिए ये बात बताइए कि शक्ति तो है उसके पास, लेकिन है कैसी? औपचारिक शक्ति। उस पर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए वो क्या है? बाध्य है। ठीक है, तो 1 नंबर आता है क्या? वित्त आयोग। वित्त आयोग। उसके बाद बात आती है नियुक्ति की। किसकी बात आती है? नियुक्त। अब देखो मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं उनको विभाग बांट के और अंतिम रूप से उसे नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं उनको, पता होगा। शपथ समारोह प्रोग्राम, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। शपथ का मतलब होता है वहां शपथ दिला के उनको नियुक्ति दी जाती है कि आज से आप इस पद पे हो। क्लियर? तो अगली बात आती है मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है भाई? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन मंत्रियों को चुन के कौन लेके आता है? प्रधानमंत्री चुन के लेके आता है। आ रही है क्या बात समझ में? तो कहने का मतलब राष्ट्रपति के पास तो मात्र क्या है? औपचारिकता ही है। प्रधानमंत्री इसको बोल देगा इसको वित्त मंत्री बना दे, बनाना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। आगे प्रधानमंत्री खुद की भी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। क्योंकि बहुमत के आधार पे
कहने का मतलब लोकसभा में जिसका बहुमत होगा, बहुमत के आधार पे किसी एक सदस्य को चुन के लेके आएंगे कि ये हमारा क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। और उसको शपथ कौन दिलाएंगे, फिर राष्ट्रपति, और उसे उसके पद पे क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है सीजीआई। सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, अरे कौन करता है, और शपथ दिलाने का काम कौन करता है, नहीं बताया क्या आपको, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उनको शपथ दिलाने का काम भी। एक आता है सीएजी। सीएजी का मतलब क्या बताया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो आपको आगे डिटेल से पढ़ाए भी गए है ना, उसमें पता चल जाएगा। आगे बात आती है यूपीएससी। यूपीएससी के जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उनको शपथ समारोह प्रोग्राम होता है, उनको पहले शपथ दिलाते हैं और उसके बाद उसकी नियुक्ति का काम भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब एक बात बताओ, ये राष्ट्रपति की शक्तियां तो हैं उनके पास, अब इसमें कौन सी शक्ति से लग रहा है क्या कि राष्ट्रपति की ये वास्तविक शक्ति है, कहने का मतलब औपचारिकता निभा रहे हैं। इसको वित्त आयोग का गठन करना है। इसमें वित्त आयोग में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि टोटल सदस्य कितने होते हैं, 1+4। एक होता है इसका क्या होता है, मुख्य सचिव, और बाकी अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग में पूछ ले आपसे कितने सदस्य होते हैं तो कितने बताओगे, 1+4 याद रखना। ठीक है, 1+4, एक क्या होता है, मुख्य, बाकी अन्य होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भाई वित्त आयोग का गठन कर दिया, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसको करने पड़ेंगे, राष्ट्रपति बाध्य। उसके बाद मंत्री, मंत्री को सिलेक्ट कौन करके लेके आया, प्रधानमंत्री। वो तो उसको क्या कर सकता है, शपथ दिला सकता है और इसे नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को सिलेक्ट कौन करके लेके आएंगे, लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं वो बहुमत के आधार पर किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे कि ये हमारा क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। उसको शपथ कौन दिला देगा, राष्ट्रपति। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसे नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति को तो क्या है, उसको शपथ दिलाने का काम करना है। उसके बाद बात आती है सीएजी। सीएजी को भी अंतिम रूप से नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी, यूपीएससी के जितने भी सदस्य सिलेक्ट होके आते हैं उनको अंतिम रूप से नियुक्त कौन करता है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कौन करवाती है, अरे कौन कराती है, केंद्र सरकार करवाती है। केंद्र सरकार की नौकरी यूपीएससी, तो वो करवाती है। तो इसमें कहीं राष्ट्रपति का कोई मैटर नहीं आता। आ रही है क्या बात समझ में, उसे तो एक महज औपचारिकता निभानी होती है। उतारो ये राष्ट्रपति की शक्ति में 1 नंबर उतारो, कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। उतार दिया गया, जल्दी करो तो। अब देखो, अब उसके बाद आती है विधायी या कानूनी शक्ति। 2 नंबर कौन सी आती है, विधायी, या फिर इसे बोलते हैं अपन कानूनी शक्ति, कानूनी शक्ति। अब इसमें समझो कौन कौन सी आती है। सबसे पहले 1 नंबर, 1 नंबर बात आती है, देखो लोकसभा में
दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन करना ये इसकी विधायी या कानूनी शक्ति है। ठीक है क्या? लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन, ये इसकी क्या है? विधायी या कानूनी शक्ति है। लेकिन वर्तमान में इसका प्रभाव क्या कर दिया गया? इसे असमाप्त कर दिया गया। इसे समाप्त कर दिया गया है ना। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन कब होता है? 2019 के तहत इसको क्या कर दिया गया? असमाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 2 और विधानसभा में कितना होता था? 1 होता था। ठीक है, ये किसकी कार्य सॉरी विधायी शक्ति है? राष्ट्रपति की विधायी या कानूनी शक्ति है। उसके बाद 2 नंबर बात आती है SC ST के लिए सीट रिजर्व, सीट रिजर्व। अब देखो पूछ ले, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि SC ST के लिए सीट रिजर्व का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 332 में उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 332, ये याद कर लेना। और आपको पूछ ले कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन करना था, इसका उल्लेख कहाँ था? इसका उल्लेख था अनुच्छेद 331 में। कहाँ था? अनुच्छेद 331 में। क्लियर? याद रहेगा। उसके बाद देखो कानूनी शक्ति में विधेयक पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। तो ये बात भी इसी में आती है, विधेयक पर हस्ताक्षर, विधेयक पर हस्ताक्षर। क्लियर? उसके बाद एक और आती है बात, जॉइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन बुलाना। क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। अब मैं बताऊंगा आपको कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाना ये भी किसकी जिम्मेवारी है? हाँ, राष्ट्रपति की जिम्मेवारी है। एक आता है संसद में अभिभाषण। क्या आता है? संसद में अभिभाषण। कहने का मतलब अगर कोई अपनी बात है राष्ट्रपति और वो अगर रखना चाहता है तो रख सकता है संसद में अपना अभिभाषण। कहने का मतलब एक छोटा भाषण रख सकता है और मैं ये भाषण देना चाहता हूं तो वो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। ठीक है, और अब इसको समझो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, इसको बताता हूं मैं। क्या होता है कि संसद के 2 सदन कौन कौन से? एक तो हो गया लोकसभा और दूसरे का नाम हो गया राज्यसभा। अब देखो लोकसभा में अगर कोई कानून पारित हो गया और उसके बाद कहां चला गया? राज्यसभा में चला गया। राज्यसभा वालों ने रोक दिया, वापस कहा? लोकसभा में फिर गया, राज्यसभा में फिर रोक दिया इन्होंने। तो फिर ये क्या कहेंगे? लोकसभा वाले कहेंगे कि हमें क्या बुलाओ? संयुक्त अधिवेशन बुलाओ। अब एक बात समझो, संयुक्त अधिवेशन है ना, हमेशा क्या होता है? लोकसभा के पक्ष में रहता है। कैसे रहता है वो बताऊं? लोकसभा में टोटल सीट का कितने का प्रावधान है? 552 का प्रावधान है। कितनी सीटों का प्रावधान है? 552 सीटों का प्रावधान है। देखो, और वर्तमान में निर्वाचन कितने पे होते हैं? 545 पे होता है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिए गए। 543 सीटें लगभग, है ना। और यहाँ राज्यसभा में कितनी होती है? 245 होती है। ठीक है, कुल मिला के अब देखो, अब क्या होता है कि अगर ये कहते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानने वाले हैं, राज्यसभा वाले बोलते हैं, तो फिर क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन में कोई कानून पारित तब माना जाएगा जो आधे से +1 हो जाए, जिसे बोलते हैं अपन साधारण बहुमत। कहने का मतलब टोटल जितने सदस्य होते हैं उसके आधे से +1 ये बोल देंगे संयुक्त अधिवेशन में कि कानून पारित हो जाना चाहिए, तो ये कानून क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। ये बात समझ में? अब देखो इसमें ये उधर है 543 और ये उधर कितने? 245। 5 3 8, 4 4 8 और 5 2 7 1 8, 788 समथिंग बनते। अब एक बात बताओ, इसके आधे कितने होंगे? 700 के आधे कितने होंगे? 350 हो गए। पीछे 80 के आधे कितने हो गए? 44 हो गए क्या? लगभग 44 हो गए ना। 88 44 दूनी 88, 4 5 4 9, 394 95 सदस्य अगर ये बोलते हैं कि हम इसको विधेयक को पारित करना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, केवल लोकसभा के पास कितने? 545 या 543 सदस्य हैं, तो क्या ये कानून रुक सकता है? नहीं रुक सकता। आगे के पास में इसीलिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इसीलिए कहते हैं कि लोकसभा है वो सबसे खतरनाक सदन है। क्यों? क्योंकि लगभग जो लोकसभा में कानून पारित हो गया वो लगभग पारित हुआ ही माना जाता है। ना उसको राज्यसभा रोक सकती है और ना ही उसको कौन रोक सकता? संसद रोक सकती। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? उसके बाद इसमें 5 और 6 नंबर एक बात हो रहेगी, सत्रावसान करना। सत्रावसान और एक नाम आता है सत्र आहूत। सत्र सत्र आहूत कहने का मतलब सत्र को रोकना और सत्र को बुलाना, ये काम भी किसका होता है?
राष्ट्रपति का होता है। ये बात समझ में आई क्या? दोबारा से देखो, अपन बात कर रहे थे विधायी या कानूनी शक्ति की बात कर रहे थे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन, जिसका प्रभाव वर्तमान में समाप्त कर दिया गया, ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? विधायी या कानूनी शक्ति है। अनुच्छेद 331 और 104वां संविधान संशोधन करके इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया 2019 में। उसके बाद आती है SC ST के लिए सीटों का रिजर्व करना। ये काम भी किसका होता है? राष्ट्रपति का। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 332 के तहत। उसके बाद बात आती है विधेयक पर हस्ताक्षर। मैंने पहले भी बताया को, विधेयक पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। उसके बाद बात आती है संयुक्त अधिवेशन, जिसे बोलते हैं ज्वाइंट सीटिंग। इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 108 में। कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 108 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ज्वाइंट सीटिंग का उल्लेख है तो कौन से में? अनुच्छेद नंबर 108 में इसका उल्लेख है। और संयुक्त अधिवेशन इसलिए बुलाया जाता है जब क्या हो? अब एक बात बताओ, संयुक्त अधिवेशन बुलाना है तो अगर राज्यसभा कोई कानून लेके आती है और लोकसभा इसे पारित नहीं करती है तो राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएगी। क्यों नहीं बुलाएगी? आपको पता ही चल गया क्यों नहीं बुलाएगी। क्योंकि इनकी औकात है नहीं इतनी। अगर पारित होना यहाँ तो वैसे ही हो जाता, लेकिन इनकी इतनी औकात है क्योंकि इनके पास सदस्य बहुत ज्यादा है और ज्वाइंट सीटिंग में आधे से +1 का बहुमत होगा तो वो पारित माना जाएगा। उसके बाद बात आती है क्या? संसद में अभिभाषण। राष्ट्रपति अपना कोई भी भाषण देना चाहता है तो वो भाषण दे सकता है संसद के कौन से भी सदन में। और सत्रावसान कहने का मतलब सत्र को समाप्त करना, और सत्र आहूत, सत्र को बुलाना, ये किसका काम होता है? राष्ट्रपति का काम होता है। क्लियर? लिखो, विधायी या कानूनी शक्ति। विधायी या कानूनी शक्ति। विधायी या कानूनी शक्ति। 1 नंबर लिखो इसमें। लोकसभा में, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन का मनोनयन। समाप्त करने वाली बात आपको वैसे वहां लिखवा दी, याद रहता है तो ब्रैकेट में समाप्त जरूर लिख देना, ब्रैकेट में है ना आगे, कि इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आगे लिखो, SC ST के लिए सीट रिजर्व करना। 2 नंबर, SC ST के लिए सीट रिजर्व। और ब्रैकेट में लिखोगे अनुच्छेद नंबर 332। SC ST के लिए सीट रिजर्व, अनुच्छेद नंबर 332। अगला लिखना, विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। लिखना, विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर, विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर। लिख दिया। अब 4 नंबर लिखो, संयुक्त अधिवेशन बुलाना। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सीटिंग बुलाना। और इसके ब्रैकेट में भी लिखोगे अनुच्छेद नंबर 108। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला लिखो, संसद में अभिभाषण। राष्ट्रपति चाहता है तो किसी भी संसद में, संसद के किसी भी भवन में भाषण दे सकता है ना। संसद में अभिभाषण। अगला लिख दो, सत्रावसान व सत्र आहूत करना। सत्रावसान व सत्र आहूत करना, ये काम भी किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। लिख दिया। अब उसके बाद एक छोटी सी और, राजनीतिक शक्ति। कौन सी शक्ति? राजनीतिक शक्ति। 3 नंबर है ये, राजनीतिक शक्ति। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे भारत का कोई राजदूत है, क्या बात करें इसमें स्पेशल राजदूत की बात आती है, समझना। राजदूत है, भारत का कोई राजदूत है, अगर उसको भारत के राजदूत को कहीं विदेश में भेजना है तो वो भेजने का काम कौन करेगा भाई? कौन करेगा? राष्ट्रपति का काम होगा। दूसरा, अगर कोई राजदूत विदेश से भारत में आ रहा है तो उसको भी आने की परमिशन कौन देगा भाई? राष्ट्रपति देगा। क्लियर? ये इसकी कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? राजनीतिक शक्ति है। उसके बाद देखो, अगर कोई भी मंत्री विदेश दौरे पे जाता है, कहां जाता है? विदेश,
विदेश दौरे पे जाता है तो अंतिम रूप से परमिशन किसकी चाहिएगी? राष्ट्रपति की। रोक नहीं सकता वो, लेकिन उस पे हस्ताक्षर किसके चाहिए? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। कहने का मतलब परमिशन कौन देता है? राष्ट्रपति। क्लियर? तो राजनीतिक शक्ति में एक नंबर बताया राजदूत। अगर कोई, देखो हर देश के राजदूत अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं। अब भारत देश है तो भारत देश में लगभग देशों के क्या है, यहाँ राजदूत हैं। तो उसी तरह अगर अपना कोई राजदूत किसी अन्य देश में नियुक्त करना है तो उसके लिए परमिशन अपन को किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और कोई अन्य देश से राजदूत अपने भारत देश में आ रहा है तो उसको भी परमिशन कौन देगा? राष्ट्रपति देगा, उसको नियुक्त करेगा। क्लियर? और अगर कोई भी मंत्री विदेश दौरे के लिए जाता है तो उसकी परमिशन भी कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। क्लियर? बात समझ में? लास्ट लिख दो ये राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति, राजदूत, राजदूत भारत से किसी अन्य देश में, भारत से किसी अन्य देश में, 2 नंबर में लिखना, 2 नंबर लाइन में, राजदूत अन्य किसी देश से, राजदूत अन्य किसी देश से भारत में आता है, आता है तो राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। अगला, विदेश जाने वाले मंत्री, विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से अनुमति, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में अपना इतना ही होगा, बाकी इससे आगे का होगा। बहुत सारी शक्तियां बच गई हैं अभी, तो आगे जितने भी हैं वो कल कंप्लीट करवा देंगे, शक्तियां जितनी भी हैं। ठीक है?